किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। हमें याद रखना चाहिए कि 100 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में होंगी लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो, जो मोबिलिटी क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने का करेगा प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 करेंगी प्रदान। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर में भारत के सबसे बड़े पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का किया उद्घाटन। संग्रहालय इतिहास और जीवंत उत्खनन का एक अनूठा मिश्रण। संग्रहालय में 7 इमर्सिव दीर्घाओं के माध्यम से 2500 साल की विरासत को किया जाएगा प्रदर्शित। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। स्पेसएक्स सैटेलाइट ने पूरा किया डॉकिंग। इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम की शानदार सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तकनीक का उपयोग करने वाला बना चौथा देश। मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसका टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना है। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा थ्रस्ट जहाँ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3rd लॉन्च पैड को आज
सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है जो मोबिलिटी क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा। ये एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक 3 स्थानों भारत मंडपम और यशोभूमि दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 9 शो, 20 से अधिक कॉन्फ्रेंस और पवेलियन होंगे। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के विशेष सत्रों में मोबिलिटी क्षेत्र में उनकी नीतियों और योजनाओं को पेश किया जाएगा। ये आयोजन वैश्विक महत्व पर केंद्रित रहेगा जिसमें दुनिया भर से प्रदर्शक और विजिटर शामिल होंगे। ये एक उद्योग नेतृत्व वाली और सरकार समर्थित पहल है जिसे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत और अन्य साझेदार संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। India is on the brink of a transformative journey. As India advances towards becoming the third largest economy in the world by 2027, it is our everyday mobility that fuels this momentum. India stands as the largest producer of three-wheelers, the second largest producer of two-wheelers, third largest heavy commercial truck manufacturer, the fourth largest passenger vehicle manufacturer, guided by the 7C vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. A new era of mobility is unfolding. This vision comes to life at the Bharat Mobility Global Expo. The first edition of Bharat Mobility Global Expo 2024, held in New Delhi from 1st to 3rd February 2024, was a monumental success, setting new benchmarks in the automotive industry. The importance of the expo was underscored by the special address by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Building on this success, Bharat Mobility Global Expo 2025 promises to be an even grander event. From 17th to 22nd January 2025, the 6-day extravaganza showcases groundbreaking technologies and welcomes more than 5 lakh visitors from around the globe. Bharat Mobility Global Expo 2025 will focus on the entire mobility ecosystem, covering automobiles, auto components, e-mobility ecosystem, software and electronics, batteries, tires, construction equipment, steel, technology and innovation, startups, urban mobility, micro-mobility, state pavilions, buyer-seller meets, country pavilions and international showcase and research organizations. This year, the Bharat Mobility Global Expo 2025 features 9 concurrent shows, 6 shows at Bharat Mandapam, New Delhi, 1 show at Yashobhumi, Dwarka, New Delhi. Additionally, 2 shows hosted at the India Expo Center and Mart, Greater Noida. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्टार्टअप इंडिया पहल की 9वीं वर्षगांठ मनाई जिसमें देश के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की उपलब्धियों और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आज हम #9 years ऑफ स्टार्टअप इंडिया मना रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसने नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को फिर से परिभाषित किया है। ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका बनकर उभरा है। पिछले 9 वर्षों में इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम ने अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है, उनके अभिनव विचारों को सफल स्टार्टअप में बदल दिया है।
सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम भारत दौरे पर हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति को उनकी पहली भारत यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। ये यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो ने गुरुवार को स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष के 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग का चौथा प्रयास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में निपुणता भविष्य के मानव मिशन और इंटर प्लेनेटरी मिशन में मददगार साबित होगी। स्पेडेक्स मिशन में 2 सैटेलाइट्स हैं, पहला चीजर और दूसरा टारगेट। हर एक सैटेलाइट का वजन करीब 220 किलो होता है। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट PSLV C60 के जरिए लॉन्च किया गया। इस तकनीक की आवश्यकता तब होती है जब एक सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। ये भारत की भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं जैसे चंद्रमा पर मिशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी हासिल करने वाला चौथा देश भी बन गया है। Hectic day, so let me thank all the press friends who are there. So you are doing your job extremely well. So on this occasion, I only request you to extend your wholehearted blessing, prayers for us to take the Indian space program to greater and greater heights. Because when we are talking about this type of program, solely all of you also you consider part of the system, one way or other, supporting us. So let me thank you on this occasion. किसानों के मुद्दों का समय पर समाधान आवश्यक है। देश में किसानों की चिंता को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसानों को लाभ को समान रूप से साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार और निरंतर काम कर रही है। सभी तरह की सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाने की वकालत भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक दौरे पर राज्य के वरूर में नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ और नवग्रह तीर्थकरों के मस्तकाभिषेक के दौरान सुमेरु पर्वत के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह धर्म हमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और लापरवाही से बचने की शिक्षा देता है। उन्होंने जैन धर्म के 3 रत्नों को समझना की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब ज्ञान समय से परे होता है तो परिवर्तन शाश्वत हो जाता है। केंद्र सरकार उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक भावात्मक जुड़ाव को मजबूत करने की मंशा से काशी तमिल संगमम का आयोजन करने जा रहा है। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, जिसके पंजीयन के लिए IIT मद्रास का पोर्टल बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। Kashi Tamil Sangamam, where the world's most ancient city, Varanasi, witnesses the confluence of 2 rich cultures. As the people of Tamil Nadu meet their age-old companions on the banks of the holy Ganga, the spirit of Ek Bharat, Shreshtha Bharat echoes far and wide.
काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। In 2022, the month-long Kashi Tamil Sangamam showcased glimpses of educational exchanges and insightful seminars. The site visits left everyone mesmerized. The cultural programs struck a chord with hearts, and the delectable cuisines created palatable magic. In 2023, the 15-day-long Kashi Tamil Sangamam 2.0 attracted over 2 lakh visitors. With 70 exhibition stalls and the successful organization of 7 academic sessions, it left an indelible mark. Witnessing the unprecedented success of Kashi Tamil Sangamam 1 and 2, the inseparable bond between the holy land of Kashi and the rich culture of Tamil Nadu is set to come alive once again through Kashi Tamil Sangamam 3.0. This grand 10-day event, scheduled from February 15 to 24, 2025, will feature 1,200 delegates, including students, artisans, and innovators. The event will showcase cultural performances, exhibitions, and interactive activities for the youth as key attractions. This Sangamam offers a spiritual journey with darshan of Kashi Vishwanath, a sacred Kumbh Snan in Prayagraj, and visits to Ayodhya's historic temples, while showcasing Tamil Nadu's legacy of traditions and innovations. Come, be a part of this extraordinary confluence, a celebration of the strength of our roots and the fusion of our modern identity. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 3 दिन की लक्षद्वीप की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 19 जनवरी 2025 तक लक्षद्वीप की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ये पहली यात्रा होगी। लक्षद्वीप के अपने पहले दौरे पर आज उपराष्ट्रपति सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति 19 जनवरी को स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने वाली हैं। विश्व शतरंज चैंपियन डी कुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 298 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पीएम के गृहनगर वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने करीब 35 करोड़ से तैयार वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर एक फिल्म का विमोचन किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री ने वडनगर में विरासत परिसर विकास योजना, शहरी सड़क विकास और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। ये 2,500 साल से पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और निरंतर मानव निवास के क्रम को उत्खनन किए गए पुरातात्विक प्रमाणों को दर्शाता है। ये भारत में विकसित अपनी तरह का पहला ऐसा संग्रहालय है जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थल का अनुभव होगा। इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों, शंख निर्माण, सिक्के, आभूषण, हथियार, औजार, मूर्तियां, खेल सामग्री तथा जैव सामग्री जैसे खाद्यान्न, डीएनए और कंकाल अवशेषों से संबंधित लगभग 5,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।
मैंने प्रेरणा संकुल परिसर का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिस स्कूल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहां आज देश भर के बच्चे इसी रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। ये प्रेरणा संकुल आने वाले देश के भविष्य में कई ऐसे बड़े व्यक्तियों का योगदान देने का काम करेगा। दुनिया भर में ऐसा म्यूजियम उपस्थित नहीं है जहां इतिहास और उत्खनन दोनों मौजूद है। आज यहां पर लगभग 300 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया गया है और मैं नरेंद्र भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ये परिकल्पना कर न केवल वडनगर, गुजरात और देश की संस्कृति को दुनिया के नक्शे पर रखने का काम किया है। हमारा वडनगर सबसे पुरातन शहरों में से एक शहर, जिसने अपनी अक्षुण्णता और जीवंतता के कारण देश के हर काल की संस्कृति की और संस्कार को प्रभावित करने का काम किया। हजारों साल से अनथक रूप से ये वडनगर की यात्रा चलती गई और 2500 साल से पुराने तो हमारे पास इसका प्रमाण भी है। महाकुंभ इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। महाकुंभ के अवसर पर 11 से 16 जनवरी तक 7 करोड़ तीर्थयात्रियों ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ से जुड़े लोगों के अनुसार महाकुंभ मेले के अवसर पर 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 7 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने संगम यानी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर डुबकी लगाई है। राज्य सरकार को अनुमान था कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे और इस दृष्टि से ये महाकुंभ अभी तक सफल दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। गायक शंकर महादेवन भी महाकुंभ में पहुंचे और वहां अपनी भावनाएं गाने के माध्यम से प्रकट की। वन 144 ईयर्स के बाद आ रहा है और उसमें मुझे गाने का मौका मिला। इसमें सिर्फ मैं शिव जी का धन्यवाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का धन्यवाद और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का धन्यवाद दूंगा और सभी लोग जिन्होंने इतना परिश्रम किया है। ये मतलब प्रोग्राम जितना स्मूथली चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है, लेकिन इतना स्मूथली यहाँ पर चल रहा है। आई रियली थैंक। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को नेशनल क्रिकेट टीम में अनुशासन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। दौरे पर परिवार और पर्सनल स्टाफ की मौजूदगी पर पाबंदी और सीरीज के दौरान पर्सनल विज्ञापन पर भी प्रतिबंध जैसी कई चीज़ें शामिल की गई हैं। इस नीति का पालन नहीं करने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना लगेगा, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनकी फीस में कटौती और इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने पर रोक शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इन निर्देशों की घोषणा की गई है। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यानी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में
सोमवार को आपसे फिर से भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।